Hello students. For the subject of quantitative techniques for managers in MBA second semester, we are meeting again to discuss upon the model of linear programming. तो linear programming model के बारे में discussion हम लोगों ने पिछले session में शुरू किया था. Linear programming, which is an important topic in operational research and which is in the second unit of our syllabus. तो second unit का दूसरा session है ये हम लोग का. पहले हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट व्हाट आर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स. लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, उसके बारे में ब्रीफली हम लोगों ने समझा था कि होता क्या है, किस तरह से इसको लेकर के चलते हैं. अब कोई भी प्रॉब्लम जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच से शुरू उसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक जनरल फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं. चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग हो, चाहे कई सारे और मॉडल्स ऑपरेशन रिसर्च के हों, हम लोग पहला स्टेप ये करते हैं जो कि मैथमेटिकली पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च, देन आल्सो आई टोल्ड यू कि जो फॉर्मुलेशन पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सॉल्व तो उसके बाद फिर हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो है, ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट या डिसीजन मेकर की रिक्वायरमेंट या एज अ मैनेजर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टेज पर ही ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि अगर हमने ये नहीं सही से समझा कि प्रॉब्लम जो भी कुछ डेटा दिया हुआ है, किसी भी केस में प्रॉब्लम या कोई केस स्टडी है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई प्रॉब्लम अकर कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मैनेजर जो आप ज्वाइन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस में रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी. एक मैनेजर को एज अ मैनेजर आपको जो सबसे ज़्यादा करना है वो रोज़ भी कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे. डिसीजंस लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. इन्फॉर्मेशन अपने आप में कुछ नहीं काम करेगी, आपको इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करना होगा. इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करने के लिए आपको कई सारे टूल्स चाहिए होंगे. इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो उसके लिए अलग टूल्स होंगे एनालिसिस के, और अगर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो कई सारे टूल्स ऑपरेशन रिसर्च के हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कि एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिसीजन थ्योरी, दूसरा अभी हम लोग देख रहे हैं अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग. तो ये जो टूल्स हैं इनको अब यूज़ करेंगे कैसे? जब भी कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होगी, हम लोग यहाँ पर जैसे दूसरा मॉडल अभी ये पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग 7 और मॉडल्स पढ़ेंगे और इससे भी ज़्यादा मॉडल्स और हैं अवेलेबल ऑपरेशन सिस्टम में. तो कई सारे मॉडल्स हैं. प्रॉब्लम अराइज होगी आपके सामने तो प्रॉब्लम साथ में ये नहीं बताएगी कि मुझको सॉल्व करने के लिए ये वाला पर्टिकुलर मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं. ये एक डिफरेंस है जब आप पेपर को पूरी तरह से पढ़ करके और एग्ज़ाम देंगे और जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम करेंगे. तो एग्ज़ाम में आपको लिखा होगा, एग्ज़ाम में आपको मालूम होगा कि ये पहली यूनिट का क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा मॉडल लग रहा होगा, दूसरी यूनिट का क्वेश्चन है तो कौन सा मॉडल लग रहा होगा. लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी वो सिलेबस और यूनिट देख करके तो नहीं आएंगी कि ये पहले यूनिट वाली पहले प्रॉब्लम आएगी और दूसरी यूनिट वाले बाद में आएगी और उससे मालूम हो जाए कि कौन सी यूनिट लगानी है, यहाँ पे कौन सा मॉडल लगाना है. तो वहाँ पर ही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू डू नॉट नो वेदर दिस इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, वेदर दिस इज़ ट्रांसपोर्टेशन, या हमने डिसीजन थ्योरी में जो पढ़ा था उसको यहाँ पे लगाएंगे, वो तो कुछ पता ही नहीं है. तो पहले तो आपको डेटा समझना होगा. डेटा समझ करके प्रॉब्लम सही तरह से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ वाई इन मैनेजमेंट और इन एनी डिसिप्लिन, कोई डॉक्टर ही है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वो इम्पॉर्टेंट है. अगर हमको ये पता चल जाए, किसी को ये पता चल जाए जबकि बीमारी है तो है कौन सी, तो अक्सर लोग गूगल करके भी उसकी दवा निकाल करके खा लेते हैं. ये एक चीज़ तो मतलब हम लोग को हिंदुस्तान में ओवर द काउंटर ड्रग्स मिल भी जाते हैं तो ये आसान हो जाता है. लेकिन अगर बीमारी है कौन सी ये कौन बताएगा? अगर हम अपने सिम्पटम्स के बेसिस पर इलाज करने की कोशिश करें और अब बीमारी के बजाय अपने सिम्पटम्स अगर आप गूगल करने लगें तो आपको ये लगेगा कि हर बीमारी हमको हो गई है. लेकिन डॉक्टर ये बताएगा कि एक्चुअली कौन सी बीमारी आपको है. और कहीं ये डायग्नोसिस ही गलत हो गई कि बीमारी कौन सी थी, मलेरिया थी और निमोनिया आपके डॉक्टर ने बता दिया और उसका इलाज करने लग गया, तब तो मरीज़ गया ही गया. ये ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया है और मलेरिया का इलाज हो रहा है तो बच ही जाए.
उसके आगे भी कई चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन देयरफॉर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब आप जाएंगे तो प्रॉब्लम को सही सही पकड़ना वो ज़रूरी होगा, और फिर उस प्रॉब्लम में कौन सा मॉडल लगेगा और उसको प्रॉपर एक शेप देना, उस प्रॉब्लम को सॉल्वेबल शेप देना, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में किया जाता है। तो वो काम कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो आप करेंगे, और जब वो काम आप कर लेंगे उसके बाद सॉल्व करने का काम कंप्यूटर भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारी डाइवर्स तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो वर्सेटाइल मॉडल है, कई अलग अलग जगहों पे लग सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो एक जनरल पर्पस मॉडल है। तो जनरल पर्पस मॉडल है तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा ये इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, इसका कोई वैसे तो जनरल रूल नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे उनको ध्यान में अगर हम रखेंगे तो काफ़ी आसानी से, कुछ आसानी से एटलीस्ट हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और भी तरह की प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। रेयरली पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कई और मॉडल्स में भी फॉर्मुलेशन आपके पेपर में आया है। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कई तरह की मॉडल्स हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में केवल प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अलग अलग और भी तरह की प्रॉब्लम्स हमें हैंडल कर सकती हैं, एटलीस्ट इफ़ नॉट इन वाइल परस्यूइंग MBA, तो MBA के बाद भी आपको और प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है वो है, एक प्रॉब्लम में, एक LP प्रॉब्लम में होंगे डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स यानी कि वो वेरिएबल्स जिनके बारे में डिसीजन लेना है, वो हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। तो किसी भी एक LP प्रॉब्लम में, किसी भी एक प्रोडक्ट मिक्स LP प्रॉब्लम में पहला स्टेप जो नॉर्मली होता है, अगेन ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कुछ और चीज़ें भी इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पहले तो सबसे ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन से हैं। प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम अगर है, 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना रही है, अगर बना रहा कोई ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कोर्स में इतने ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं आएंगे, लेकिन लेट अस जस्ट से फॉर एग्जांपल से कि 10 वेरिएबल्स, 10 प्रोडक्ट्स अगर बना रहा है, तो वो 10 के 10 प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 10 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। ये सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, AKTU में थोड़ा कम ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जब AKTU में आप लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि अब LP मॉडल में क्या होगा कि पहले आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। पहला स्टेप होगा प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन, और दूसरा स्टेप होगा जब आपने प्रॉब्लम को एक प्रॉपर शेप दे दिया, डेटा जो भी दिया है उसके बेसिस पर, दूसरा स्टेप होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये दो चीज़ें की जाती हैं, और तभी आप एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसके बेसिस पर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रॉब्लम को आप फॉर्मुलेट करिए, और फॉर्मुलेट करके सॉल्व करिए और ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम दी हुई है, आपको सीधे सीधे उसको केवल सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम डेटा नहीं दिया, वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड है और उसको सॉल्व करना, थोड़ा ये कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, हालांकि प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि फॉर्मुलेट कर दीजिए और सॉल्व मत करिए, फॉर्मुलेट करके एक शेप दे दीजिए, उसको सॉल्व मत करिए। तो फॉर्मुलेशन ओनली कैन बी आस्क्ड, सॉल्यूशन ओनली कैन बी आस्क्ड, और बोथ कैन बी आस्क्ड। तो ये तीन तरीके से LP में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान से उसको देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है इस पर्टिकुलर केस में केवल फॉर्मुलेशन पूछा जा रहा है और हम पहले ज़बरदस्ती सॉल्व करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम विल बी ऑब्वियसली ऑफ एसेंस इन योर एग्जाम, और सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फॉर्मुलेट करने में दिमाग ज़्यादा लगेगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो केवल अगर फॉर्मुलेट करना है वो भी आप इसको ध्यान रख करके क्वेश्चंस करेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। दूसरा जो कंपोनेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन होगा, मैथमेटिकल फंक्शन होगा, वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है,
या मिनिमाइजेशन हो सकता है। ये शुरू ही ऐसे ही होगा, मैक्सिमाइज ऐसे ऐसे फंक्शन हो गया या मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज अगर प्रॉफिट की बात होगी या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात होगी तो मैक्सिमाइज करना है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। या कॉस्ट की बात होगी तो उसको ऑब्वियसली आप मिनिमाइज करेंगे। और कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, जब भी आपको कुछ भी अचीव करना है तो अचीव करने के ऊपर अगर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स ना लगे होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें एक घर बनवाना है और पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसा भी आप बनवा लीजिए। टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो आप कैसे कुछ भी कर लीजिए। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और कॉन्स्ट्रेंट्स दो तरह के होंगे, एक्सप्लिसिट होंगे और इम्प्लिसिट भी होंगे। तो क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इसीलिए आपकी ज़रूरत है, इसीलिए OR की ज़रूरत है, इसीलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है कि उन कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हुए उनका जो दायरा है उसके अंदर ही हम कैसे अचीव कर सकें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकें। तो एक एक करके इनको समझते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स जैसे जो बात की, तो उनको नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3, इस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। xy भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर वेरिएबल्स की संख्या पर कोई लिमिट ऐसे होती नहीं है। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो 50 वेरिएबल होंगे तो पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही आपको कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम से कम एग्जाम में हमको हैंडल नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन इट इज़ पॉसिबल एंड दैट इज़ वाई एज अ कन्वेंशन वी यूज़ x1, x2, x3 इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अब कोई लिमिट नहीं है, कितने भी वेरिएबल्स हो जाए उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा सकता है। इन अ टिपिकल प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम की बात अगर होगी, क्योंकि इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, द डिसीजन वेरिएबल्स वुड डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स to be manufactured in order to maximize the profit or maximize the contribution margin or minimize the cost, चाहे जैसी भी कॉस्ट हो। तो ब्रॉडली आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी सिलेबस के हिसाब से जो मेंशन्ड है उसमें ये 3 चीज़ें ही करनी होगी, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज करना होगा, या कॉस्ट को मिनिमाइज करने की ज़रूरत हो सकती है। Coming to the objective function, it is the mathematical representation of the objective required to be achieved in the given situation। एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम ले करके हम लोग ये सारी चीज़ें और डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि कैसे डेटा दिया होता है और कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। इट वुड बी ईदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन z, रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन z। इसीलिए वहाँ पर x1, x2, y1, y2 ये हम लोग लेते हैं क्योंकि z इज रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स, उनके टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन द कॉन्स्ट्रेंट्स represent the limitations or restrictions on the availability of different resources required to achieve the given objective। जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के ऊपर क्या लिमिट्स लगी हुई हैं। आपके पास मशीन्स हैं तो मशीन कितना चला सकते हैं, आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कितना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैन आवर्स हैं तो कितने ह्यूमन बींग्स आप कितना ह्यूमन रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ कोई न्यूट्रिएंट है तो वो कितना मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरह के लिमिटेशंस हो सकते हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। एक्सप्लिसिट कॉन्स्ट्रेंट्स, इनको प्रॉब्लम लेकर के जब हम समझेंगे तो और क्लियर होगा, और दोज दैट आर क्लियरली मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम डेटा। इम्प्लिसिट और non-negativity constraints are not directly mentioned, they are just implied in the problem। non-negativity जो पहले अभी बात की थी हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में, लास्ट सेशन में जो हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसके लिए भी हम कॉन्स्ट्रेंट बनाएंगे, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट या इम्प्लिसिट कॉन्स्ट्रेंट उनको बोला जाता है। नाउ लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को ले करके हम लोग पूरा प्रोसेस जो है समझते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, let us call them P1 and P2, which are being manufactured. Each product has to be processed through 2 different machines, M1 and M2। 2 machines हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग दोनों मशीन्स के ऊपर हो रही है। 1 unit of product P1 consumes 4 hours of time on M1 and 2 hours of time on M2। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट्स हो गए P1 और P2, दोनों की प्रोसेसिंग हो रही 2 मशीन्स के ऊपर M1 और M2। पहला प्रोडक्ट P1 जो है वो पहली मशीन के ऊपर 2 घंटे यूज़ करता है, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, और दूसरी यूनिट बनाने में दूसरे मशीन पे 2 घंटे लग रहे हैं। सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ P2 कंज्यूम्स 2 आवर्स ऑन M1 एंड 4 आवर्स ऑन M2, ये दिया हुआ है।
60 hours are available on the machine M1 and 48 hours are available on the machine M2. पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन P1 के लिए 8 रुपये है, इफ़ वी से इट इज़ रुपीज़, और P2 के लिए 6 है. डिटर्मिन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P1 एंड P2 टू बी मैन्युफैक्चर्ड सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए कितनी कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर की जाए P1 और P2 की, ये हमारा क्वेश्चन है. पहले हम सबसे जो डेटा दिया हुआ है, जिसको यहाँ पर तो वैसे हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसको समराइज़ कर लेते हैं. तो क्या क्या डेटा दिया हुआ है? 2 प्रोडक्ट्स हैं, P1 प्रोडक्ट है, P2 प्रोडक्ट है. 2 मशीन्स हैं, M1 है, M2 है. मशीन 1, मशीन 2, M1, M2, ये 2 मशीन्स हैं. तो 2 प्रोडक्ट, 2 मशीन्स. पहला प्रोडक्ट पहली मशीन के ऊपर 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं. पहले प्रोडक्ट को पहली मशीन पे 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं. पहला प्रोडक्ट दूसरी मशीन के ऊपर 2 घंटे ले रहा है और दूसरा प्रोडक्ट दूसरी मशीन के ऊपर 4 घंटे ले रहा है. तो हो क्या रहा है कि पहला प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग जो है पहली मशीन पे हो रही 4 घंटे, फिर दूसरी मशीन पे 2 घंटे और वो तैयार हो जा रहा है. दूसरा प्रोडक्ट जो है पहली मशीन के ऊपर 2 घंटे प्रोसेसिंग हो रही, दूसरी मशीन के ऊपर 4 घंटे प्रोसेसिंग हो रही है और वो रेडी हो जा रहा है. पहली मशीन पर लेट अस से फॉर इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 वीक कितने आवर्स अवेलेबल हैं? 60 आवर्स अवेलेबल हैं. दूसरी मशीन के ऊपर एक हफ्ते में कितने आवर्स अवेलेबल हैं? 48 आवर्स अवेलेबल हैं. पहले अब जो प्रोडक्ट है उस पर पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, वो है 8 रुपये, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो 6 रुपये दे रहा है. उसकी पहले प्रोडक्ट की 1 यूनिट आप बनाएंगे तो प्रॉफिट 8 रुपये बढ़ जाएगा. दूसरा प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाएंगे तो ऑफ प्रॉफिट 6 रुपये बढ़ जाएगा. कितना बनाया जाए P1, कितना बनाया जाए P2, ये है हमारा क्वेश्चन. सबसे पहला काम है डिसीजन वेरिएबल्स. यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं? P1 कितना मैन्युफैक्चर करें, P2 कितना मैन्युफैक्चर करें, ये हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल्स. ये होंगे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स. जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं वो भी अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या हैं? कितना रिसोर्स अवेलेबल है पहली मशीन के ऊपर, कितना रिसोर्स अवेलेबल है, कितने आवर्स अवेलेबल हैं दूसरी मशीन के ऊपर, ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं. इस प्रॉब्लम में ये कांस्टेंट हैं, लेकिन एक्चुअली ये वेरिएबल हैं. वेरिएबल कैसे हैं? एक और मशीन लगा दी गई. एक मशीन 1 जो है वो एक हफ्ते में 60 घंटे आप उसको यूज़ कर सकते हैं. एक और मशीन लगा दी तो 120 आवर्स आपके पास हो गए. तो ये भी वेरिएबल है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, कम से कम शॉर्ट रन में कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बार बार आप मशीन नहीं लगाएंगे, नई मशीन लगा लिए हटा दिए, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे. तो शॉर्ट रन में इट इज़ अनकंट्रोलेबल. कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है. कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों का है, कितने कितने घंटे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं दोनों मशीन्स के ऊपर. हो सकता है कि मशीन 1 जो है वो थोड़ी पुरानी हो गई है, अगर नहीं होती तो यहाँ 4 के बजाय 2 ही घंटे लग रहे होते. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. पुरानी होते होते एफिशिएंसी उसकी कम होती जा रही है. तो ये भी एक वेरिएबल है, अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि पुरानी है तो भी हम कुछ कर नहीं सकते रिप्लेस इतनी आसानी से, तो उसको नहीं करेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल वेरिएबल्स तो हो गए, लेकिन हमें अभी बात करनी है, वो तो अपनी जगह पर है, कि कितना P1, कितना P2, कितना यूनिट्स होंगी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चर की जाएँ, ये क्वेश्चन है. P1 कितना, P2 कितना, और कितना P1 कितना P2 बनाएंगे तो उस जो भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ये भी फिर उसके बाद हमको पता करना होगा. तो ये क्वेश्चन है. शुरुआत हमने किया डिसीजन वेरिएबल से. हमने कहा लेट द नंबर ऑफ P1 टू बी मैन्युफैक्चर्ड बी X1, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P2 टू बी मैन्युफैक्चर्ड बी X2. ऐसे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे. ये सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स को हमको आइडेंटिफाई करना है. ये काम हो गया. तो कितना P1 मान लेते हैं X1, कितना P2 मान लेते हैं X2. 2 प्रोडक्ट्स और होते P3, P4. देखिए फॉर्मूलेशन जो है उसमें दिमाग थोड़ा सा लगना ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रहे, अगर सॉल्व नहीं करना है तो आपसे ज़्यादा वेरिएबल्स वाली प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है. जिस तरीके से हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, अगर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स और होते P3, P4, P5, P6, कुछ और भी प्रोडक्ट्स अगर होते, तो जैसे अभी प्रोसीड कर रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे. ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे. डिसीजन वेरिएबल हमारे 2 के बजाय जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रहेंगे. तो जो प्रॉब्लम बन करके आएगी बाद में उसको सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अगर आपसे सॉल्व करने कहा नहीं जा रहा, केवल फॉर्मुलेट करने कहा जा रहा है, तो ज़्यादा वेरिएबल्स वाली प्रॉब्लम भी आ सकती हैं.
इसके लिए थोड़ा सा मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर रहें और करना वैसे ही जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब डिसीजन वेरिएबल हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, तो ये हो गए हमारे डिसीजन वेरिएबल्स, सॉरी। तो डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं ये इस तरह से हमको जो मिल रहे हैं, तो उसके अलावा दूसरी चीज़ हमको देखनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, और तीसरी चीज़ जो देखनी है हमको वो होंगे हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स भी दो तरीके के, एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट भी होंगे, दोनों तरह के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ है क्या, हम अचीव क्या करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बनाया जाए P1, X1 की वैल्यू क्या हो, कितना बनाया जाए P2, X2 की वैल्यू क्या हो, जिससे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज हो जाए, उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं गिवन द कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए यही चीज़ है कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर 60 घंटे और 48 घंटे का कॉन्स्ट्रेंट ना होता तो आप जितना भी चाहें जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसीलिए डिसाइड करना है कि कितना P1 कितना P2। तो वो डिपेंड करेंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो डिपेंड करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट है कितने घंटे अवेलेबल हैं, ये कॉन्स्टेंट है। तो मशीन 1 पे कितने घंटे हैं, मशीन 2 पे कितने घंटे अवेलेबल हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा अभी हमने देखा, टू मैक्सिमाइज द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम दैट x1 यूनिट्स ऑफ P1 एंड x2 यूनिट्स ऑफ P2 आर टू बी प्रोड्यूस्ड। x1 यूनिट्स ऑफ P1 एंड x2 यूनिट्स ऑफ P2। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब क्या होगा, एक यूनिट जो P1 की है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो 8 रुपये दे रही है। तो अगर x1 यूनिट्स हैं तो वो कितना कंट्रीब्यूशन देगी, 8 इंटू x1 देगी। एक यूनिट P2 की कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, 6 रुपये दे रही है। तो अगर हम x2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 6 इंटू x2 हो जाएगा। तो 6 इंटू x2 दूसरे प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूशन हो गया, 8 इंटू x1 पहले प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूशन हो गया। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 8x1 प्लस 6x2। दिस इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। और ये हमने रिप्रेजेंट किया बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। और इस केस में क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है जो कि हमारे लिए फेवरेबल है, तो इसे हमको करना है मैक्सिमाइज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 6x2। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहली मशीन जो है उसके क्या कांस्टेंट्स हैं, पहली मशीन के कांस्टेंट क्या हैं, जो एक यूनिट P1 की जो है वो कितने घंटे यूज़ कर रही है, 4 आवर्स यूज़ कर रही है। तो टोटल कितना हो गया, x1 यूनिट बनाने के लिए 4x1 आवर्स लग गए। दूसरी जो प्रोडक्ट P2 है वो पहली मशीन के ऊपर 2 घंटे कंज्यूम कर रही है, तो x2 यूनिट्स बनाने के लिए 2 इंटू x2 हो गया। और टोटल घंटे कितने कंज्यूम हो गए, 4x1 प्लस 2x2। और ये पहली मशीन पे 60 घंटे केवल अवेलेबल हैं, तो इससे ये ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू। मशीन 2 पे इसी तरह से हमारा जो कांस्टेंट बनेगा वो हो गया 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन और इक्वल टू 48। लास्टली नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट या इम्प्लिसिट कांस्टेंट्स, ये दोनों जो कांस्टेंट हैं ये एक्सप्लिसिट हैं। ये हमारे एक्सप्लिसिट कांस्टेंट्स हैं। कैसे एक्सप्लिसिट हैं कि ये प्रॉब्लम में डायरेक्टली मेंशन था कि 4 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 60 आवर्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मेंशन थी। ये कहीं नहीं लिखा था कि P1 आप जो है 0 से कम नहीं बना सकते हैं और P2 0 से कम नहीं बना सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है। लेकिन ये इम्प्लाइड है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x1 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जब भी हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे तो ये जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हमारे हैं इनको बहुत ध्यान रखना है, ये कहीं मेंशन नहीं होंगे। कभी कभी लोग फॉर्मुलेट करने में, स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट करने में इनको इग्नोर कर देते हैं, इतना लिखा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। लेकिन इसे भी जब लिखेंगे प्रॉब्लम को कंप्लीट तभी माना जाएगा, ये अच्छे से ध्यान रहे।
तो ही जिससे गलती ना हो, क्योंकि अगर केवल फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क्स का मान लीजिए क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन का, उसमें आपने ये नहीं लिखा तो इतना सा छोड़ने के लिए 2 मार्क्स उसमें से चले जाएंगे। तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स को ध्यान रखें। बार बार मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है बार बार कि नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, नो वेरिएबल्स इन OR इन जनरल एंड LPP इन पर्टिकुलर कैन बी एवर बी नेगेटिव इन नेचर। तो इसका मतलब है फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज, कैसे लिखा जाएगा उसको, ये हमने लिखा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मैक्सिमा z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। हमें ये चीज़ अचीव करनी है लेकिन उसके ऊपर ये कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स? 4x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 60, 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन और इक्वल टू 48, x1 and x2 the implicit constants x1 and x2 both are greater than or equal to 0। तो ये ऐसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होते तो वहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ करके और ये सारी चीज़ें कर सकते थे। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देयरफॉर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन ऑपरेशंस रिसर्च, इन LP ऑल्सो इन पर्टिकुलर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इस तरीके से और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम को ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम आपको जो मिलेगी वहाँ अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन यू मे बी आस्क्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग यू मे बी आस्क्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, इंस्टेड ऑफ 2 डिफरेंट मशीन्स यू मे बी गिवन डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। कुछ और कॉन्स्टेंट्स दिया सकते हैं, कहा सकता है कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो P1 प्रोडक्ट जो है वो 10 यूनिट तो बनाएगी। कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा हुआ है कि P2 प्रोडक्ट जो है वो 20 यूनिट से ज़्यादा हम बेच नहीं पाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके से कॉन्स्टेंट्स और बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम लोग जो बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इसको सॉल्व कैसे करना है। 4 अलग अलग मेथड्स वैसे तो होते हैं, ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, एल्जेब्रिक मेथड एंड द सिंप्लेक्स मेथड। इसमें से जो रेड से जो लिखे हैं मेथड्स ये हम लोग कवर करेंगे, दीज आर इन आवर सिलेबस, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 वेरिएबल प्रॉब्लम अगर होंगी तो ग्राफिकल मेथड यूज़ किया जाएगा, 2 से ज़्यादा वेरिएबल अगर प्रॉब्लम होती हैं तो हम लोग ग्राफिकल और सिंप्लेक्स दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो मतलब सिंप्लेक्स के लिए, सिंप्लेक्स तो कभी भी यूज़ किया सकता है, ग्राफिकल केवल 2 वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी दोनों इंटरमीडिएट मेथड्स हैं जो कि एक्चुअली सिंप्लेक्स मेथड कैसे डेवलप हुआ वहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। थैंक यू।